नेक्स्ट है स्थिर अनुपात का नियम। ये भी रासायनिक संयोग का दूसरा नियम है, स्थिर अनुपात का नियम। ये दोनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं बेटा, तो इन्हें अच्छे से तैयार करना है। इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे वह यौगिक किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो या किसी भी पद्धति से बनाया गया हो। इस नियम को उदाहरण से समझेंगे तो आपको क्लियर होगा। जैसे उदाहरण लिया हमने जल का। जल किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जल का सूत्र होता है, अभी हमने लिखा था H2O, है ना। जल का सूत्र होता है H2O। अब जब ये जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो द्रव्यमान हैं वो 1:8 में रहते हैं। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो द्रव्यमान हैं वो 1:8 में रहते हैं। अब ये जल चाहे आप कुएं से प्राप्त करो, चाहे नदी से प्राप्त करो, चाहे समुद्र से प्राप्त करो, चाहे झरने से प्राप्त करो, या फिर प्रयोगशाला में बनाओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, कहीं से भी कोई भी जल आएगा, किसी भी स्रोत से होगा, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 रहेगा। मीन्स हाइड्रोजन का भाग 1 होगा और ऑक्सीजन का भाग 8 होगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो जो जल है वो नदी का है या वो जल समुद्र से है या वो आपने प्रयोगशाला में बनाया है। तो ये है स्थिर अनुपात का नियम कि यौगिक को हम कहीं से भी प्राप्त करें या किसी भी विधि से बनाएं, उस यौगिक में जो भी तत्व हैं उन तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर होता है। अब देखिए H2O 2 गुना हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, 2 एकम 2। ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है, टोटल किया 18। अब हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखना है केवल। हाइड्रोजन का 2 अनुपात ऑक्सीजन का 16, तो इनको भाग दे देंगे, सरल अनुपात कर लेंगे, आएगा 1:8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो 1:8। नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अभी हम परमाणु के बारे में बता रहे थे, है ना। महर्षि कनाड जो भारतीय दार्शनिक हैं उन्होंने बताया था कि परमाणु जो है वो अविभाज्य कण है। अब वैज्ञानिक डाल्टन क्या कहते हैं ये पढ़ते हैं। डाल्टन ने परमाणु के बारे में बहुत बातें बताई हैं, उनको हम परमाणु सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित है। पहला है कि सभी द्रव्य का मतलब पदार्थ, ये बात ध्यान रखना, द्रव्य और पदार्थ एक ही बात होते हैं। सभी द्रव्य, चाहे वह तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ये तो हमने पहले ही पाठ में पढ़ा हुआ है कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। तो ये वही बात है। नेक्स्ट, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। डाल्टन ने भी वही बताया जो कि महर्षि कनाड ने बताया कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। अविभाज्य, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। सूक्ष्मतम, सबसे छोटा कण है। तो जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। ठीक है, तो ये जो अभी हमने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये वही है दूसरा पॉइंट डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का, कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है और उसमें क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। किसका? परमाणुओं का। ठीक। तीसरा, एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। इसे समझो, जैसे कार्बन है ना। कार्बन कई सारे परमाणुओं से मिलकर बना होगा कार्बन के तत्व। कार्बन के जितने भी परमाणु हैं सभी परमाणुओं का द्रव्यमान सेम होगा और उनके रासायनिक गुणधर्म भी समान होंगे। वो दिखने में भी एक जैसे होंगे, उनका व्यवहार भी सबका एक जैसा होगा। सोडियम है, सोडियम के जितने परमाणु होंगे सब परमाणु एक जैसे होंगे, सबका द्रव्यमान एक जैसा होगा, सबके रासायनिक गुणधर्म भी एक जैसे होंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि एक जैसे तत्व होंगे तो उनके सारे परमाणु एक जैसे होंगे।
सोडियम के सारे परमाणु एक जैसे होंगे, कार्बन के सारे परमाणु एक जैसे होंगे। यहाँ क्या है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होंगे, उनका द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म। मतलब यदि हम सोडियम और पोटेशियम के परमाणु लें, एक तरफ सोडियम के परमाणु लें, एक तरफ पोटेशियम के परमाणु लें, अब दो भिन्न भिन्न तत्व आ गए, सोडियम और पोटेशियम, तो उनके परमाणु भी अलग अलग होंगे, उनका व्यवहार भी अलग होगा, उनकी संरचना भी अलग होगी, उनके द्रव्यमान भी अलग होंगे। सोडियम का परमाणु का द्रव्यमान अलग होगा, पोटेशियम का परमाणु का द्रव्यमान अलग होगा, सोडियम के परमाणु का व्यवहार अलग होगा, पोटेशियम के परमाणु का व्यवहार अलग होगा। ऐसे ही ऑक्सीजन के परमाणु अलग होंगे, कार्बन के परमाणु अलग होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करते हैं। इसे समझो, जैसे जल है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात अभी हमने पढ़ा 1:8 है। ये पूर्ण संख्या है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर 1/2 नहीं है, यहाँ 3/5 नहीं है, तो ये पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर डाल्टन कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भिन्न भिन्न तत्व हैं, इनके जो परमाणु आपस में संयोग करते हैं वो पूर्ण संख्या में संयोग करते हैं। तो ये स्थिर अनुपात के नियम की बात यहाँ पर करते हैं। ठीक है। अब परमाणु के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि परमाणु क्या है, सबसे छोटी इकाई है। अब किसी भी पदार्थ की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। परमाणु को हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ की रचनात्मक इकाई है, जिससे कि वो पूरे पदार्थ की रचना होती है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। परमाणु क्या है, किसी भी पदार्थ की रचनात्मक इकाई है। मतलब कोई भी पदार्थ की रचना किससे होती है, परमाणु से होती है। ठीक है, जो कि अत्यंत छोटी होती है। परमाणु का आकार नैनोमीटर में नापा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है। परमाणु को कैसे नापते हैं, नैनोमीटर में। और नैनोमीटर इतनी छोटी लंबाई होती है कि हम अपनी आँख से नहीं देख सकते। और 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁹ मीटर। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है कि परमाणुओं को नैनोमीटर में नापते हैं और 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी बेटा, सबसे छोटा क्या है, परमाणु। जब हम 2 परमाणुओं को मिला लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, अणु बन जाएगा। जब 2 या 2 से ज़्यादा अधिक अणु बनते हैं तो वो क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। ठीक है। तो यौगिक पदार्थ ही होते हैं, या यौगिक को हम मिश्रण भी कह सकते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन का परमाणु, 2 परमाणु हाइड्रोजन के मिल गए तो वो हाइड्रोजन का एक अणु बनाएंगे। यहाँ पर मैंने H2 लिखा है। 2 का मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु, पैरों में जो भी संख्या हो वो परमाणुओं को बताती है। और अगर आगे कोई संख्या लिखी है तो वो किसको बताएगी, अणु को। वो किसको बताएगी, अणु को। अगर आगे कुछ नहीं लिखा तो हम एक मानते हैं। हम क्या मानते हैं, एक। ठीक है, ये अणु को बताएगी। ऑक्सीजन का एक परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु, कितने हो गए, ऑक्सीजन के 2 परमाणु। ये 2 लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन के 2 परमाणु। ठीक है, 2 परमाणु मतलब ऑक्सीजन का एक अणु हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो हम समझते हैं एक, ऑक्सीजन का एक अणु। अब जब विभिन्न परमाणु या विभिन्न तत्व आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, यौगिक। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग तत्व मिले, यौगिक बना लिया। कार्बन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग तत्व हैं, यौगिक बना लिया। अब जो ये जल है H2O, इसमें कौन कौन से तत्व हैं, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो आप हाइड्रोजन के पैरों में संख्या देखोगे 2 परमाणु हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन के पैरों में कोई संख्या नहीं है तो हम मानेंगे 1, ऑक्सीजन का 1 परमाणु। कार्बन के कितने परमाणु, कार्बन के पैरों में कोई संख्या नहीं है तो हम मानेंगे 1 परमाणु। ऑक्सीजन के कितने परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु। तो परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं, अणुओं से मिलकर यौगिक बनते हैं, या कई सारे परमाणु मिलकर यौगिक बनाते हैं। ठीक है। अब आपको इस चैप्टर की जो मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगी उसको आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है, और क्वेश्चन आंसर भी हैं, प्रश्न उत्तर भी हैं, वो भी आपको करने हैं। ठीक है।